हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5। क्लास नंबर 10th का हिंदी है और उसका 5वां चैप्टर हमको पढ़ाना है, ठीक है ना। और उस चैप्टर का क्या नाम है? जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। और उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक है गुणाकर मूल्य। उनके लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं गुणाकर मूल्य। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ना है कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5। पार्ट नंबर 5। और इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है नागरी लिपि। नागरी लिपि, ठीक है। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं, अब यहाँ पे हम इनको बताएंगे कि इनके लेखक कौन है। इनके लेखक हैं गुणाकर मूल्य। गुणाकर गुणाकर मूल्य, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 5 का नाम है नागरी लिपि। और इनके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। और ये किस क्लास का है? तो ये कक्षा 10 का है। कक्षा 10वीं का, ठीक है। और कितने मार्क्स का है? तो ये 100 मार्क्स का हिंदी है। 100 मार्क्स हिंदी, ठीक है। 100 मार्क्स हिंदी का। चलिए तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के नागरी लिपि के क्या है? नागरी लिपि के आरंभिक नागरी लिपि के आरंभिक नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें लेख हमें लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए में आपको दिया है। ए में दिया है कि पूर्वी भारत से, पूर्वी भारत। बी में है दक्षिणी भारत। सी में है उत्तरी भारत। और आपका ऑप्शन डी में क्या दिया है? पूर्वी हो गया है। यहाँ पे पश्चिमी भारत। पश्चिमी क्या है? पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो मतलब कब से मिलते हैं? या पूर्वी भारत से, ए में दिया है। बी में है दक्षिणी भारत से। सी में है उत्तरी भारत से। और डी में क्या है? पश्चिमी भारत से। तो जो हमें नागरी लिपि के आरंभिक लेख जब मिलते हैं तो वो हमको कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा बेतमा दान पत्र किस समय का है? जो बेतमा दान पत्र है वो किस समय का है? किस समय का है? ऑप्शन ए में आपको दिया है। ए में दिया है कि 10 ईस्वी पूर्व में का। 10 कितना है?
1020 ईस्वी में, 1020 ईस्वी में, बी में है 1021 ईस्वी में, सी में है 1022 ईस्वी में, और डी में है 1023 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1023 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो वेतना दान पत्र है वो किस समय का है, तो वो आपका है ए में दिया है 1020 ईस्वी में का है, बी में है 1021 ईस्वी में, सी में है 1022 ईस्वी में, और डी में क्या है 1023 ईस्वी में। जो वेतना दान पत्र है वो है 1020 ईस्वी में का। कब का है, 1020 ईस्वी के समय में का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत के लेख क्या बोला जा रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, कब से मिलते हैं, कब से मिलने लगे, कब से मिलने लगते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में क्या मिलेगा, ऑप्शन ए में दिया है कि 8वीं सदी से, क्या है 8वीं सदी, बी में है 6ठी सदी, क्या है 6ठी सदी, सी में है 9वीं सदी, और डी में क्या है, डी में आपका 4थी सदी। तो उत्तर भारत के लेख कब से मिलने लगे हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 8वीं सदी से, बी में है 6वीं सदी से, सी में है 9वीं सदी से, और डी में क्या है 4थी सदी से। तो जो नागरी लिपि के लेख जब मिलने लगते हैं तो आपके 8वीं सदी से मिलने लगते हैं, और कहाँ पे, उत्तर भारत में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे 4 नंबर है आपका क्वेश्चन कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। गुणाकर मूल्य ने अपने मिडिल स्तर की पढ़ाई कब से किस भाषा में की, किस भाषा में की। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की, तो गुणाकर मूल्य ने अपने जो मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी वो किस भाषा में किए थे। ऑप्शन ए में आपको दिया है कि मराठी भाषा में, बी में है पंजाबी भाषा, सी में है गुजराती भाषा, और डी में क्या है
डी में है बंगला भाषा, बंगला भाषा। एक और ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं, ई में अंग्रेजी भाषा। यहाँ पे है कि गुणाकर मूल्य ने अपने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है। ए में दिया है मराठी भाषा में, बी में है पंजाबी भाषा, सी में है गुजराती भाषा, और डी में क्या है बंगाली भाषा, और यहाँ पे आपका जो ई नंबर है वो है अंग्रेजी भाषा। तो यहाँ पे आपको चार ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन हम एक्स्ट्रा में लिखे हैं। यहाँ पे जो आपको गुणाकर मूल्य ने जो अपनी मिडिल स्तर की पढ़ाई की थी वो किस भाषा में की थी, मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि मूल्य ने अंग्रेजी में हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी में हिंदी भाषा की पढ़ाई, हिंदी की पढ़ाई कहां से की, हिंदी की पढ़ाई कहां से कहां पर की। क्वेश्चन में बोला गया कि गुणाकर मूल्य अंग्रेजी में हिंदी भाषा की पढ़ाई कहां पर की। तो ए में आपका ऑप्शन दिया है कि दिल्ली में, कहां पे, दिल्ली में। बी में है आपका जैनपुर में, सी में वर्धा में, और डी में क्या है, डी में आपका इलाहाबाद में। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला जाए कि गुणाकर मूल्य अंग्रेजी व हिंदी भाषा की पढ़ाई कहाँ पर की। ए में दिया है दिल्ली, बी में है जयपुर, सी में है वर्धा में, और डी में क्या है इलाहाबाद में। तो उन्होंने जो हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की थी वो आपको वर्धा में किया था। कहाँ पे, वर्धा में। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो नेपाली भाषा है, नेपाली भाषा किस लिपि में, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है। जो नेपाली भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए में आपको मिला है कि गुरमुखी लिपि में। ए में क्या है, गुरमुखी लिपि। बी में है खरोष्ट लिपि, खरोष्ट लिपि। सी में है ब्राह्मी लिपि, और यहाँ पे आपका डी में क्या है, डी में है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि नेपाली भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए में दिया है गुरुमुखी लिपि में, बी में है खरोष्टक लिपि में, सी में है ब्राह्मी लिपि में, और डी में क्या है देवनागरी लिपि में। तो यहाँ पे जो नेपाली भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है वो कौन सी है, आपका देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। उसके आगे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म, किसका, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि गुणाकर मूल्य का जन्म,
मूल्य का जन्म गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? तो इस पाठ के जो लेखक हैं इनका जन्म कब हुआ है? ऑप्शन ए में आपको मिला है कि 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। बी में है 1936 ईस्वी में। सी में है 1937 ईस्वी में। और आपका ऑप्शन डी में क्या है? 1940 ईस्वी में। तो यहाँ पे गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। अगर इसमें आपसे बोला जाए कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 1935 में हुआ था। और यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कब और कहाँ हुआ था। कब और कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ। तो यहाँ पे पहले देख लीजिए कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब। तो उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1935 में हुआ था। अब बोला जा रहा है कि कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पे? गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है? 1940 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, और 1937 में पंजाब में, 1936 में, 1936 दिल्ली में, और 1935 महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे गुणाकर मूल्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म 1935 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आए आपका 8 नंबर क्वेश्चन की किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है? किस लिपियों में, किस लिपियों में, किस लिपियों में, किस लिपियों में नहीं, किस पुस्तक में, किस पुस्तक में, किस पुस्तक में पुरानी लिपि, किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की, पुरानी लिपियों की, किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है? विस्तृत जानकारी, विस्तृत जानकारी दी गई है। किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है? ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत में। किसमें? संस्कृत में। बी में है अक्षर, अक्षर कथा में, अक्षर कथा में। सी में है पुरानी, पुरानी विशाल, पुरानी विशाल, पुरानी विशाल में। और यहाँ पे आपको डी में है प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास में। तो यहाँ पे किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है? तो वो है आपका अक्षर कथा में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा?
पहले के जो है उन लोगों के जमाने में गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, क्या कहा जाता होगा। पहले जो गुप्तों की जो राजधानी थी उसको क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में आपको मिलेगा कि पाटलिपुत्र, ए में है पाटलिपुत्र, बी में है कुसुमपुर, सी में आपका क्या है, तो सी में आपका विशालपुर और डी में क्या है, डी में है आपका देवनगर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जो गुप्तों की जो राजधानी हम लोग पहले के लोग कहते थे वो क्या कहते थे, देवनगर कहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। जो बंगला लिपि है, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। प्राचीन नागरी लिपि की है। प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन ए में दिया है कि पुत्री, बी में है बहन, सी में है बहू और डी में क्या है, तो आपका डी में है भगनी। तो यहाँ पे जो बंगला लिपि जो प्राचीन नागरी लिपि की है वो कौन सा है, वो है आपका बहन, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली की क्या कहते हैं। जो उत्तर भारत की विशेष स्थापित जो है उस शैली को क्या कहते हैं, या स्थापत्य को क्या कहते हैं, या स्थापना को क्या कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया कि उत्तर भारत के विशेष उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं, स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। जो स्थापत्य शैली है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपको दिया है कि ललित शैली, बी में है अभिनगर शैली, सी में है विभाट शैली और डी में क्या है, डी में है आपका नागर शैली।
नगर शैली। तो जो भारत के विशेष स्थापत्य शैली को कहते हैं क्या? नागर लिपि, नागर शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? ए में आपको दिया है क्या? ऑप्शन ए में 2 सदी पहले, 2 सदी पहले। सी में, बी में है आपका, बी में है 2 दशक पहले, 2 दशक पहले। सी में है 20 सदी, 20वीं सदी, 20वीं सदी। और डी में क्या है? तो आपका डी में 11वीं सदी, 11वीं सदी। तो यहाँ पे जो देवनागरी लिपि में मुद्रण के जो टाइप बने थे वो कब बने थे? तो वो आपको बने थे 2 सदी पहले, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यहाँ पे आपको 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो यहाँ पे आप लोग को अब डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कब इसकी लिपि थी। 4 ऑप्शन छोड़िए। ठीक है, 4 ऑप्शन बोल रहे हैं। ऑप्शन ए में है कि 15वीं सदी में, बी में है कि ईसा पूर्व काल में, सी में है 8वीं 11वीं सदी में, और डी में क्या है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका इसका आंसर होगा 8वीं 11वीं सदी में, 8वीं 11वीं सदी में। ठीक है, जो सर्वप्रथम जो लिपि थी नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो कब थी? 8वीं 11वीं सदी में। ठीक है, यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिणी भारत की लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले जो दक्षिण भारत की लिपि थी वो क्या कहलाती थी? तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? सिद्धम। क्या है? सिद्धम कहलाती थी। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? कितने निबंध लिखे हैं? तो गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो उन्होंने 2500 से अधिक, कितना? 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। भारतीय लिपियों की लिपियों की कहानी भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। किनकी प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन में बोला गया कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है, तो है वो किसका, इस पाठ के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य की क्या है ये प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, किनका, गुणाकर मूल्य का। यहाँ पे आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लामी क्या है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है, या इस्लामी बोलिए क्या है, इस्लामी क्या है, इस्लामी शासक का क्या है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। तो इस्लामी शासक का आरंभ काल कौन सा है, तो वो है आपका 12वीं सदी से। कब से, 12वीं सदी से। 12वीं सदी से। चलिए यहाँ पे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई, यहाँ पे देख लीजिए। उनका जो मृत्यु हुआ था वो था 2009 में। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई, 2009 में। ठीक है, उसके आगे आपका क्वेश्चन है 18 नंबर तक हो गया। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ये तो आपको पता है कि जो नागरी लिपि है इनके निबंधकार कौन है। नागरी लिपि क्या है, ये निबंध है आपका, क्या है, निबंध है। और क्वेश्चन में बोला गया कि जो नागरी लिपि के निबंधकार है वो कौन है, तो नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, तो वो है आपके गुणाकर मूल्य। जो नागरी लिपि है ये क्या है, एक निबंध है। आप लोग इसको याद रखिएगा, नागरी लिपि क्या है, निबंध है। और इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है गुणाकर मूल्य। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक में लिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को लिख देते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक 21 नंबर क्वेश्चन, नागरी लिपि क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस लिपि से या किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है। जो नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो वो है आपका भारतीय लिपियों की क्या है, भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी। चलिए यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन में है कि
मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका जो मराठी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि है देवनागरी ही लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया कि टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध है, टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध है आपके सिक्कों से। टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से है। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला का संबंध है। श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? श्रवण बेलगोला का संबंध है तो वो है आपका श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। तो श्रवण बेलगोला का स्थान का संबंध किससे है? तो है आपका जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। चलिए यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो आपका सिद्धम क्या है? तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। एक प्रकार की सिद्धम एक प्रकार की एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसी देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसी देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसको देवनागरी की संज्ञा दी गई है? दी गई है। किसी देवनागरी को संज्ञा दी गई है तो किसको दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है प्रयाग को, बी में है काशी को, सी में है मथुरा को और डी में क्या है? उज्जैन को। तो यहाँ पे जो देवनागरी की संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? काशी को दी गई है। ठीक है, काशी को। चलिए यहाँ पे आपका उसके आगे आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। तो उसके आगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया कि हिंदी के आदि कवि कौन है? 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि है सरहद पाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही आपका सही होगा। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष क्या है? अमोध वर्ष कौन था? तो अमोध वर्ष कौन था? तो यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा? अमोध वर्ष था एक विद्वान। अमोध वर्ष कौन था? तो एक विद्वान नहीं था, वो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। प्रख्यात क्या है?
प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। चलिए यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मिहिर भोज, क्या है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थापित परिस्थित किस भाषा में है? किस भाषा में है? तो जो यहाँ पे जो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रस्तुति किस भाषा में है, तो वो किस भाषा में है आपका? तो वो है आपका संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसिद्ध किस भाषा में है? तो है आपका संस्कृत भाषा में। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि वेतना कहाँ है? वेतमा कहाँ है? क्या है? वेतमा कहाँ है? तो वेतमा कहाँ है? तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा इंदौर के पास। इंदौर के पास में है। कौन सा? वेतना। चलिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्या है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम तामझाम पत्र मिले हैं? तो किस राजा का मिला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको लिख देते हैं कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के दक्षिण भारत पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम तामपत्र मिले हैं? तामपत्र मिले हैं। तो किस राजा के मिले हैं? तो वो है आपका राजा वरगुण। ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? क्वेश्चन में बोला गया कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। ए में दिया है कि शेरशाह सूरी, बी में है हरिहर, सी में है अकबर और डी में क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये आपका आज का चैप्टर खत्म हो गया। फिर इसके अगले वीडियो में हम 6 नंबर चैप्टर में आपसे मिलेंगे। तो 6 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? तो उस चैप्टर का आपका नाम है अमरकांत नहीं, बहादुर। क्या नाम है? बहादुर। और उनके लेखक कौन है? उनके लेखक है अमरकांत। चलिए, ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिए और जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।